जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए हाजिर है कक्षा 10 का मॉडल पेपर। विज्ञान देखिए, विज्ञान से संबंधित है। कक्षा 10 का मॉडल पेपर है जो कक्षा 10 का विज्ञान विषय का जो 2023 में बैठने वाले हैं। तो देखिए, आपका विज्ञान केवल एक प्रश्न पत्र है। घंटा इस समय 3.25 घंटा। सामान्य निर्देश आप पढ़ें तो आप जानते हैं कि नए शिक्षा नीति के तहत जो 2023 में हाई स्कूल की परीक्षा होनी है उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो जो 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको OMR शीट में भरा जाएगा और 50 क्वेश्चन आपके लिखित के होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। क्लियर? तो ले चलते हैं आपको इसी के दुनिया में, जहां आप वहीं गोता लगाएं और देखें अपने कौन कौन से क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं। ये है पहला है बहुविकल्पीय खंड। इसमें उपखंड का है बहुविकल्पीय। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, बिना देरी किए। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, ये आपको बताने हैं। वक्रता त्रिज्या के मात्रक होते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, जल्दी से सॉल्व किया जाएगा और आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठे। अगला क्वेश्चन आ गया कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है। यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी ऑप्शन आपका 1 सही है। पहला ऑप्शन सही है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो ऐसा होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसमें जोड़ दिया जाता है तो इस तुल्य प्रतिरोध R, तो इसका तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R अनुपात में क्या होगा? तो ये R/ अनुपात में क्या होगा? 1/A। ठीक है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है किसमें? वैद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है, तो मुख्य फोकस बिंदु की इकाई क्या होती है? ये आपकी होती है मीटर में। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो अवतल दर्पण पर रखी वस्तु का जो फोकस की रखी अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनेगा? इनफाइनाइट पर, अनंत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेनल का सूत्र क्या है? ठीक है, तो प्रोपेनल आप जानते हैं कि प्रोपेनल क्या है। तो प्रोपेनल जो होता है वो 3 RCHO समूह से जुड़ा होगा, तो CH3 CH2 CHO, ये आपका प्रोपेनल है। तो इसमें गिन लीजिए C3, H कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, H6 वो। ठीक है, ये आपका प्रोपेनल का सूत्र है। तो जहाँ पर ये ऑप्शन हो आपको वहाँ पर टिक करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन आपका राइट। क्लियर? इसे कहते हैं प्रोपेनल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
धातु है, तो धातु कौन है इसमें? धातु इसमें है लिथियम। ठीक है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है कौन? जिंक। अगर जिंक को ठंडे तनु अम्ल से अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। ये अब आपको अपक्रिया दी गई है BaCl2 प्लस Na2SO4 से अपक्रिया करेगा तो BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी अपक्रिया हो रही है, तो इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया हो रही है, क्योंकि Na सल्फेट से जुड़ जाता है और फिर Ba सल्फेट से जुड़ जाता है और NaCl से जुड़ जाता है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये सही है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन है एथेनोइक का सूत्र है, तो एथेनोइक का सूत्र है CH3COOH, नहीं वीक एसिड है, तो सूत्र है आपका कौन? एथेनोइक का CH3COOH। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम है, क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र देखिए क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो कौन सा ही आपका? Na2CO3 10H2। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सूत्र होता है, तो ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित करती है कहाँ से? तो जठर रस कहाँ से स्राव होती है? आमाशय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पौधों में जो जाइलम का कार्य होता है वह होता है, क्या होता है? पौधों में जाइलम का जो कार्य होता है वो जल व खनिज लवणों का वहन होता है, ये ऑप्शन है। ठीक है। देखिए, जो जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर नहीं मतलब ये जानना जरूरी है, क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होना है। जो जाइलम का काम होता है वो, मान लीजिए आपका पौधा है, तो पौधे में नीचे से ऊपर ले जाने का काम जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम करता है। और पत्तियों से नीचे जो लाने का काम करता है वो करता है फ्लोएम। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्लोएम का काम है वो है जैसे ऊपर से नीचे का काम है कौन? फ्लोएम करता है, ये फ्लोएम। और जाइलम जो होता है ये नीचे से ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो ये जाइलम का, तो क्या कर रहा है? पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो नीचे से ऊपर जल जाएगा, जल तथा खनिज लौट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। परागकण किस में होते हैं? तो परागकण आपके परागकोश में होते हैं। किस में होते हैं? परागकोश में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु होते हैं। ठीक है, चलिए। और जो आपका उत्पादक होता है वह क्या होता है? वो पौधे होते हैं। इनमें से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा है? ATP। कौन है? ATP। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा केवल एक जंतुओं में ही पाया जाता है? तो जंतुओं में क्या पाया जाता है? जंतुओं में रेस्पिरेशन, हार्मोन, वृद्धि सब होता है, लेकिन जंतुओं में ही पाया जाता है, केवल नर्वस सिस्टम पौधों में नहीं पाया जाता है। क्लियर। चलिए मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से कौन से पौधे पर किया था? तो मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर? पैसम सटाइबम पर, यानी मटर पर किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक लेती है? तो कौन सी परत है? ओजोन परत है, O3। ओजोन का सूत्र है O3, ये आपका ओजोन का सूत्र है, यही आप पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोक देती है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन दिए गए जो आपको एक एक नंबर के थे, ऑब्जेक्टिव OMR सीट पर भरना था। अब आपको वर्णनात्मक रूप से लिखना होगा। लिखने के लिए आ गया उपखंड पहला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? निवारण और किरण आरेख समझाइए। तो दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तुएं आपको अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात निकट दृष्टि दोष, देखिए अगर आपसे निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो अगर निकट बिंदु पूछा जाए आप मनुष्य की कितनी है तो वो 25 सेंटीमीटर है, और दूर पूछी जाए तो वो अनफाइनाइट है, अनंत है। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ऐसे व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए अधिक दूरी रखनी होती है, यानी जब दूरदृष्टि दोषी है तो 25 सेंटीमीटर से ऊपर ही यानी आगे ही पढ़ पाएगा और नीचे आप नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये देखिए कैसे बनता है। ये होता है कैसे कि इस दोष से समीप की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल आर पन्ना बनकर के उसके पीछे बनता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पन्ना बन करके कहाँ पर बनता है? इसके पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, चित्र वो में प्रतिबिंब दृष्टि पटल पन्ना बन करके उसके पीछे बनता है। ये दूरदृष्टि दोष के कारण इस नेत्र की वक्रता का कम होना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, और दूसरा है नेत्र की मांसपेशियों का क्षीण हो जाने से भी नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है। और निवारण देखिए क्या होता है कि इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति के लेंस में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है? तो वस्तुएं आसानी से आपको दिखाई देती हैं और वस्तुएं आपको चमकने शुरू हो जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें दोषयुक्त नेत्र से 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु के चलने पर किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पहचान नेत्र के निकट बिंदु यन से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर के रेटिना के पीत बिंदु आर पर मिल जाती हैं। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और नेत्र को वस्तु आसानी से दिखाई देती है। ठीक है, वरना क्या होता है? वरना आपको दिखाई सही से नहीं देता है। एक क्वेश्चन देखिए अगला है, ये क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करिए। ये देखिए आपको दिया गया है। तो बिंदु सी व ई के मध्य में सी तथा ई के मध्य में 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं वो क्या हो जाएंगे? 2 और 3 + 5, ये 2 + 3 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आर और सी एफ 10 ओम शाखा के 10 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो ये समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, ये आप सूत्र लगाते जाएंगे, तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात कर लेंगे। परिपथ में धारा I = B/R आप मान रख देंगे, ये मान आपका निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दिया है आपको U बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर है, F बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण के सूत्र से 1/B + 1/U = 1/F से निकाल लीजिए। तो 1/B का मान फाइंड करना है, तो 1/V बराबर 1/M - 1/U आप सभी का मान रख दीजिए। 15 और 10 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 30।
यहाँ पर ये आया आपका 10 और 15 का लासा आया 30, तो 15 दूनी 30, 2 और 10 33, तो 3 2 और 2 5। अब ये आपका आया 5/30, 5 कम 5, 5 छक्को 30, 1/6 कितना आया, 1/6 आपका आया। तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बी का मान कितना आया आपका, 6। अतः प्रतिबिंब दर्पण के 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। दर्पण कहाँ बनेगा, पीछे बनता है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। क्लियर। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र आपको स्थापित करना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में किस तरह से जुड़े होते हैं प्रतिरोध, लाल लाल जोरवा ढोजन कटोरवा, कि उसमें जब खेला जाता है तो क्या क्या आता है कि एक लड़का दूसरे लड़के का हाथ पकड़ करके एक गोले में बैठता है, तो क्या है, आपका शरीर मान लीजिए एक प्रतिरोध है और आपका जो हाथ है वो आपका भुजा है, पहली भुजा दूसरी भुजा। ठीक है, तो इसको इस तरह से जोड़ते हैं कि दूसरी की भुजा पहले की भुजा से, यानी दाहिने को बाएं से, बाएं को दाहिने से पकड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी कुछ संयोजन किया जाता है। देखिए इस तरह से श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को क्रमशः इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दूसरे का अगले का पहले से संबंधित रहता है। ठीक है, इस प्रकार संयोजन में धारा के लिए केवल एक ही मार्ग रहता है, जिससे सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहता है। ये देखिए R1 R2 R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तब इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 हो, तो ओम के नियम से B बराबर IR, तो B1 बराबर, अरे भाई B बराबर IR होता है ना, तो B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2 और B3 बराबर IR3। ये देखिए, तो अब बैटरी माना बैटरी का विभवांतर B है, तो B बराबर B1 B2 B3, तो अब B1 का मान कितना है, IR1, तो उसके मान रख देंगे, B1 IR1 धन IR2 धन IR3। अब IR1 IR2 IR3 में I सब में है, तो I कॉमन ले लीजिए, तो I जब कॉमन ले लिया जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, R1 धन R2 धन R3। अब R1 धन R2 धन R3 का तुल्य प्रतिरोध अगर मान लीजिए कैपिटल R है, तो ओम के नियम से B बराबर IR, तो B बराबर IR जब आप रखेंगे तो स्पष्ट समीकरण 1 और 2 से जब तुलना करेंगे तो IR बराबर I, और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध था वो सबका जो संयोजन था R1 R2 R3, तो I से कट जाता है, तो क्या बचेगा आपका R बराबर R1 धन R2 धन R3। ठीक है, ये आपका सूत्र मिल गया कि ये, ठीक है, ये आपका सूत्र मिला एक, R बराबर हो जाएगा R1 धन R2 धन R3। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के समान विद्युत धारा बहती है, प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा बहती है और सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर और उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्ती जनित धारा के सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रत्यावर्ती धारा, ये यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। संरचना देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र के प्रमुख भागों को चित्र में दिखाया गया है। इसके भाग देखिए, ये है, पहला है क्षेत्र चुंबक, ये आपका लगा हुआ क्षेत्र चुंबक, अभी आपको चित्र दिखाया जाएगा। एक शक्तिशाली चुंबक है नाल चुंबक NS, जिसके ध्रुव के मध्य में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत अक्ष के प्रति तीव्र गति से घुमाया जा सकता है। दूसरा आर्मेचर कुंडली, तीसरा है सर्पी वलय और चौथा है ब्रश, और ये है आपकी संरचना। ठीक है, कार्यविधि में देखिए, ये है कार्यविधि।
प्रतिवर्ती धारा की जनित में कार्यविधि आपको चित्र में दर्शाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बिल्कुल परीक्षा में आने ही वाला है, इसलिए आपको इसको जोड़ तोड़ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब खंड खा आ गया। पहला आ गया IUPAC लिखिए, IUPAC नाम लिखिए। आपको कुछ दिए गए हैं IUPAC, उसके आपको नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप IUPAC का पूरा नाम भी जान लीजिए क्या है। IUPAC का पूरा नाम आप जान लीजिए, क्योंकि IUPAC में होता है, IUPAC में आपसे पूछा जाता है। तो यह है इंटरनेशनल, आई से हो गया था, आई से हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, तो आपको नाम लिखना होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया गया है आपको CH3CH, तो आपको इसका नाम लिखना है। ये वैसे लिखा है एसिटिक एसिड। ठीक है, लेकिन एसिटिक एसिड इसका सामान्य नाम है, आपको लिखना है IUPAC नाम। तो देखिए यहाँ पर IUPAC नाम कैसे लिखा है, यहाँ पर 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम हो जाता है एथ। क्या हो जाएगा एथ, एथेन। और यहाँ पर COOH जुड़ा है, यानी ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, एथेनोइक एसिड। पहले का नाम हो गया एथेनोइक एसिड। पहले का क्या नाम हुआ आपका, एथेनोइक एसिड। ऐसे देखिए, दूसरे का क्या नाम हुआ, फॉर्मल्डिहाइड लिखा है, लेकिन ये है एक कार्बन है, तो मेथेन है, और CHO समूह तो अल हो जाएगा। इसका सफिक्स क्या होगा, अल होगा, तो मेथेन में अल जोड़ देंगे, मेथेनल। क्या हो जाएगा, मेथेनल। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है आपका फार्मिक अम्ल है, HCOOH है, तो इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल, लेकिन इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, मेथेनोइक एसिड। और इसका नाम होगा देखिए, जो आपका चौथा है उसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। क्या नाम होगा, प्रोप। और प्रोप में इन कहाँ जुड़ा है, 1 पर, तो इसका नाम होगा प्रोप 1 इन। इसका नाम होगा प्रोप 1 इन। ठीक है, प्रोप 1 इन। देखिए इन सभी का उत्तर आपको दिया गया है। देखिए ये इसके भी दिए गए हैं, यहाँ पर प्रोपाइन हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 8 10 तक दिए गए। ये देखिए सभी के उत्तर दिए गए। पहला का है एथेनोइक, दूसरा है मेथेनल, तीसरा है मेथेनोइक, तीसरा चौथा है प्रोपीन 1, पाँचवा है प्रोपाइन, छठा है आपका ब्यूट 1,3 डाइइन, सातवां है आपका ट्रोब्यूटाइन, प्रोपेनल, और नवा है मेथॉक्सी एथेन, और प्रोपेनोइक एसिड है। ये देखिए यहाँ पर देखिए CH3, इसका सूत्र देखिए CH3COO
CH3CH2COH है, तो 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन हो जाएगा और इसके साथ में ओइक एसिड जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, ये आपका नवा, यहाँ पर आपका एथिल जुड़ा है, यहाँ पर आप मिथिल जुड़ा है, तो इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम है? मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये आपका नाम है ये जो 7वां 8वां दिखाई दे रहा है, इसका नाम है प्रोपेनल। क्या है? प्रोपेनल, NaL होगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका प्रोपाइन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन इसमें दिया गया है, तो 4 कार्बन आपके ब्यूट का हो जाता है, तो ब्यूट हो जाएगा। और 1 2 3 ब्यूट के बाद में 1 2 3 यानी 1 3 डाइआइन, ब्यूट 1 3 डाइआइन। तो आपको लिखना होगा ब्यूट 1 3 डाइआइन, है ना, या ब्यूटाडाइन आप लिखें या ब्यूटाइन लिखे हैं। ठीक है, डाइआइन होगा। और बस हो गया लगभग। तो ये आपका जो आंसर है इसको आप मिला लीजिएगा। ना समझ में आए तो आप बताइएगा, आपको वीडियो भेज दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्न का IUPAC लिखना है। ये वही पूछ रहा है। ये अगला क्वेश्चन, ये IUPAC तो होगा। ये है बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग लिखना है। तो आपको सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाना है। क्या है बेकिंग सोडा? देखिए ये है बेकिंग सोडा, है आपका ये। देखिए बेकिंग सोडा का जब सूत्र कहा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि धावन सोडा कहा जाए तो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। ठीक है, ये आपको अंतर रखना होगा। तो रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो सूत्र है आपका, ये देखिए सूत्र है वो आपका क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुभार आपको दिया गया है कितना है, 84 है। निर्माण कैसे होता है? प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बनाया जाता है। उपयोग देखिए, उपयोग में देखिए इसे बेकिंग पाउडर, झाग युक्त पेय पदार्थों, आमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधियों के निर्माण में, चर्म रोग के निदान में, कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने हेतु इसका और आग बुझाने वाले संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है जब आपको देना है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देने हैं? दो देखिए यहाँ पर दिया है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, तब क्या होता है? और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पर ताप प्रभाव क्या होता है? तो देखिए ये पहला है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन यानी H2O है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका प्राप्त हो जाएगा। पहला आपका सही हो जाएगा। फिर बताएगा सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। दोनों आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4, ये आपका है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो यहाँ पर आपका बनता है कैल्शियम सल्फेट। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा
कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है देखिए इसमें कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, लेकिन यहाँ पर ये आपका 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2H2O होगा। ये सूत्र आपको याद रखना होगा। व्यंजक चूर्ण की क्रिया तनाव सल्फ्यूरिक अम्ल पर और जिप्सम को 373 पर जब गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। तो जब व्यंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब तुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ये क्रिया करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। और जिप्सम को जब CaSO4 को जब आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखाया गया 1/2H2O, वहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, तो आपको दिखाना होगा 1/2H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीथेन का ओजोन में ऑक्सीकरण किया जाता है तथा एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अपक्रिया किया जाता है। देखिए ये मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करें तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अपक्रिया करते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर C2H5OH से अपक्रिया करते हैं तो डायथिल ईथर प्राप्त होता है। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं, एसिटिक एसिड को और सोडियम बाइकार्बोनेट को, एथेनॉल को, सोडियम, तो सबके रासायनिक समीकरण यहाँ पर एक दे दिए गए हैं ये। ठीक है, ये रिएक्शन आपको लिख लेने, उतार लेने बेटे, वरना समस्या हो जाएगी, इसलिए आपको खूब जो है समझ करके लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है आपको। ये देखिए आपको एक एक करके संतुलित करना है। ठीक है, तो आपको संतुलित करके दिखाना होगा। देखिए इसको इसमें संतुलित करके आपको दिखाया गया है, ये आपको संतुलित रिएक्शन बना दिया गया है एक एक। जो आपका ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि 4 है, चारों उत्तर आपको दिए गए हैं, तो एक एक करके आपको उत्तर छोड़ देख लेना है। सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण में अम्ल क्षार की पहचान कैसे की जाती है। ये वो रंजक होते हैं जो किसी अम्ल अथवा क्षार के संपर्क में आने पर अपने रंग परिवर्तित कर लेते हैं। इनका अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में रंग भिन्न भिन्न होता है और हम इसको अम्ल और क्षार की पहचान में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फथेलिन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था को देखिए। मेंडलीव के अंतर आपको देखना है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमानों, परमाणु द्रव्यमानों क्रम में व्यवस्थित किया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इसमें 8 समूह और 6 आवर्त है, इसमें 18 समूह और 7 आवर्त है। इसमें 7 समूह को A B समूह में बांटा गया, इसमें समूह में नहीं बांटा गया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, दीर्घावर्त सारणी के प्रमुख उपयोग बताइए। तो देखिए मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की और ये बताया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये चीज देखिए बच्चों, आपको ये सब लिखना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी, तो आप इसको लिख लीजिएगा। दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, बायोलॉजी का आ गया। दंत क्षरण में एनेमल और डेंटाइन के मृदुकरण होने लगता है, जिसमें जीवाणु द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है, जिससे एनेमल होता है, दांती का सबसे ऊपरी भाग एनेमल कहलाता है, उसका हनन होने लगता है, यानी क्षरण होने लगता है। यह दांतों में फंस जाने वाले कणों पर जीवाणु के समूह चिपक कर दंत प्लैक का निर्माण कर लेते हैं। दांतों में ब्रश करने से प्लैंक अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही हटा दिए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के मसूड़ों में पहुंचने के कारण सूजन व संक्रमण हो जाता है।
रंध्र किसे कहते हैं? पादप और पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन बाह्य छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का रंध्र, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? रंध्रों द्वारा ही होता है। पौधों में गैसीय तथा जलीय अपशिष्ट के बारे में बताइए। पौधों में वातरण, तो पौधों एवं जंतुओं में भी उत्सर्जन प्रक्रम होता है, किंतु पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। जो गैसीय अपशिष्ट उत्पादन का उत्सर्जन पादप जिन दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन एवं रात्रि में श्वसन उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन हेतु रंध्रों एवं तने में उपस्थित वातरंध्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को आपको बताने हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन सा? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सब है। त्वचा, पसीना, यकृत, है ना, ये सब आपके उत्सर्जन अंग है। वृक्क देखिए, ये संख्या में 2 होते हैं। किडनी कितनी होती है? 2 होती है। ये देखिए आपको दिखाया गया है चित्र। नेफ्रॉन, मूत्र निर्माण की विधियाँ, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में कोई अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। अलैंगिक जनन, इसमें इसके द्वारा शरीर का कोई भाग या इससे बनी हुई कोई विशेष संरचना से कोई नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में क्या होता है? नर और मादा भाग लेते हैं। ये अपेक्षाकृत सरल होता है, ये अपेक्षाकृत जटिल होता है। ठीक है, ये आपको चारों जो है ये अंतर आपको याद रखना है। स्वपरागण, परपरागण में भी भेद देखिए। पहले परागण ही समझ लीजिए। किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प या उसी जात के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिका की तरफ पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण देखिए 2 प्रकार का है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? एक ही पुष्प या एक ही पादप के 2 पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होता है। एक ही जात के अलैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार 2 भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। इसमें पुष्प में द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। पुष्प में द्विलिंगी, एकलिंगी हो सकते हैं। नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर भी हो सकते हैं। पादपों में प्रजनन पर एक निबंध लिखिए। अगला है, पादपों में प्रजनन पर एक निबंध लिखिए। तो प्रत्येक सजीव अपनी जीव जात को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? एक जीव उत्पन्न करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है। जनन, प्रजनन 2 प्रकार के हैं, या आप कह दीजिए प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अलैंगिक प्रजनन यानी लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है। ये अगला है मेंडल के पृथक्करण के नियम को आपको बताना है। पृथक्करण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्म के अवयव युग्म निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म एक जीन पहुंचता है। ऐसे युग्मों की शुद्धता, इसे युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये समजात तथा समरूप किसे कहते हैं? ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, समजात कहे जाते हैं। ठीक है। ये जैसे ह्यूमरस है, रेडियसल्ना है, सील, पक्षी, चमगादड़, घोड़ा, मनुष्य। ठीक है। इन सब की उत्पत्ति तो समान हुई है लेकिन इसके कार्य अलग अलग होते हैं। और समरूप अंग कैसे? ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न लेकिन कार्य में समान होते हैं उन्हें समवृत्त अंग कहते हैं। जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं। ठीक है। प्राकृतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? चार्ल्स डार्विन ने जीवन वर्णन में या प्राकृतिक वर्णन में 4 तथ्य दिए, उसका वर्णन करिए। डार्विन ने जैव विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन में प्रकाशित किया है। क्या प्रकाशित किया है? देखिए, जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता,
सभी जीवधारियों में संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है, जिसके कारण वो उनके सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ती है। मादा एस्केरिस अपने जीवनकाल में 2.5 करोड़ अंडे देती है। एक सीप एक जीवनकाल में 10 लाख अंडे देती है। एक से अधिक संतान उत्पन्न कर सकती है, जबकि इस प्रजनन दर की तुलना में पृथ्वी पर भोजन का आवास सीमित है। जीवन संघर्ष: प्राणियों को भोजन, प्रकाश एवं सुरक्षित आवास की आवश्यकता पूर्ति हेतु अन्य प्राणियों से स्पर्धा करनी पड़ती है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। ठीक है, ये सब ठीक है। तो बस ये वीडियो आज का यही तक। हम फिर मिलते हैं आपको।